हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस। आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, जो कि यूनिट 8 से रिलेटेड है। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी जो बैच है वो ह्यूमन स्टडीज के लिए काजल मैम पढ़ाएंगे। कविता साहू मैम आपको यूजीसी नेट पेपर बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। सीपी यादव सर आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे सोशल वर्क। और हम आपको यानी कि मैं विवेक कुमार तिवारी सोशल वर्क हिंदी में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर आपको करंट अपडेटेड मटेरियल और विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकें। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। चलिए आइए कुछ देखते हैं आज की जो क्लास है उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें। क्लास पे आने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ये इस टेलीग्राम है, और टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम है, और इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक है, तो इनके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो अपडेट होती हैं वो सेंड की जाती हैं, जिससे आप अवेयर रहते हैं, तो आपके एग्जाम में वो हेल्प करता है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ डिस्कस करें इस चैनल के बारे में, और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएं। हमारे डिस्कशन का जो आज का पार्ट है वो ये है कि हम आज फंडामेंटल ड्यूटीज पर डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पिछले 3-4 सालों में ये ट्रेंड चल रहा है कि यही क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से आता ही आता है। तो हमें उस ट्रेंड को समझते हुए, एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए डिस्कशन करना है। और इस डिस्कशन में फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जितने भी उसका बैकग्राउंड, उसकी रिलेवेंस और विभिन्न प्रकार की उसका महत्व और उसके जो अन्य संदर्भ हैं, उन सब पे डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आज यहाँ से मिल जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ का हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो हमें उसके बारे में जानने में, थोड़ा उसके आगे की चीज़ें जो हुई हैं उनको जानने में, समझने में आसानी हो जाती है। बैकग्राउंड की हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कहाँ पे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में है। और संविधान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो संविधान, आप पूछेंगे सर संविधान क्या है, तो संविधान किसी देश का एक कानूनी दस्तावेज है जो राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी संरचना प्रदान करता है। क्या करता है? बुनियादी संरचना प्रदान करता है, और राज्य के मुख्य अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है। राज्य की मुख्य अंगों की जो शक्तियां होती हैं उनको परिभाषित करता है। साथ ही अगर अन्य शब्दों में बात करें तो संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन होता है। प्रत्येक देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण उसका संविधान होता है। तो ये संविधान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये संविधान के रेलेवेंस है, उसकी प्रासंगिकता है। भारत का भी अपना एक संविधान है, और भारत के संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। साथ ही अगर हम वर्तमान में जो संशोधन हो रहे हैं, जो नए आर्टिकल जोड़े जा रहे हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो आर्टिकल के पार्ट में ही जोड़े जा रहे हैं, जैसे 51 के साथ 51 का जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस तरह कुल मिला के जो नंबर है वो 395 में ही है। क्योंकि कहीं कहीं पे लिखा गया है कि आर्टिकल 406 हो गए हैं, तो सिंपली उसको ऐसे समझ सकते हैं कि पार्ट जोड़ के उसको बढ़ाया गया है, बल्कि नंबर में 395 ही है।
ठीक है, तो आइए हम आगे की चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ पे है, तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की बात की गई है। अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित है और अविभाज्य है, यानी इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, हमारे मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों को रखा गया, न कि मूल कर्तव्यों को। ऐसा क्यों किया गया? तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो ज्यादा चीजें आवश्यक लगी उनको रखा गया, और बाद में धीरे धीरे विभिन्न संशोधनों के माध्यम से नई चीजें जोड़ी गई। आपको पता ही हमारे संविधान में 100 से ज्यादा, लगभग 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। हालांकि हमारा डिस्कस का मेन फोकस आज मूल कर्तव्य है, तो हम उस पे आते हैं। हालांकि राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। राज्य के जो कर्तव्य होते हैं, राज्य को पॉलिसी बनाते समय किस चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, उन चीजों के बारे में निर्देश कहाँ दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। कहाँ पे? भाग 4 में। ठीक है, तो भाग 4 में ये जो है पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है, और एक हिसाब से वो राज्य के कर्तव्य ही है। और बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसके पीछे की वजह क्या थी, उसको समझते हैं। उससे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा मूल कर्तव्य है वो जापानी मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान में रूस से प्रभावित होकर ये शामिल किए गए हैं। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार शरण सिंह की समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल, ये समय याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 का जो समय है वो राष्ट्रीय आपातकाल का समय है। इस दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसे हम कहते हैं सरदार शरण सिंह समिति। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पार्ट होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों का भी प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नागरिक के प्रत्येक देश के नागरिक के अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और कर्तव्यों को निभाना आना चाहिए। ठीक है, तो कर्तव्यों को निभाना अगर नहीं आएगा तो नागरिक अपने देश में सरवाइव कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमें इस चीज को समझना है, और उस चीज को समझते हुए ही हम मूल कर्तव्य को समझ सकते हैं। तो सरकार ने एक समिति बनाई। समिति को जो है ये जांच करने के लिए कहा गया कि उनकी आवश्यकता मूल कर्तव्य की, और उनके बारे में संस्तुति देने के लिए कहा गया। तो समिति ने कुल 8 कर्तव्यों को जोड़े जाने के बारे में सुझाव दिया। हालांकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 जो लागू किया गया, उसमें एक नया भाग 4 के जोड़ा गया और एक अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया। तो समिति जो बनी थी उसकी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, और फाइनली जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तो वो 10 थे। ठीक है, पहली बार नागरिकों के लिए 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने? 10 कर्तव्य। कितने कर्तव्य? 10 कर्तव्य शामिल किए गए। 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसे हम कहते हैं 11वां कर्तव्य। 11वां कर्तव्य हमारा क्या है? 11वां कर्तव्य हमारा है शिक्षा से संबंधित। हम एक एक कर्तव्य पर आराम से डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बैकग्राउंड समझा रहे हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सहसापेक्ष है, कोरिलेटिव है, यानी हमने ऊपर पढ़ा कि ये दोनों क्या है? अविभाज्य है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। राज्य के प्रति नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 51 ए से के तक में ये अनुच्छेद रखे गए हैं। सिंपली हम इन्हें क्रम से भी याद रख सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह करके। लेकिन इनका जो लिखित प्रारूप है, जो संविधान में लिखा है, जो बार एक्ट में लिखा है, वो है अनुच्छेद 51 इस कैपिटल ए से लेकर के स्मॉल ए के तक, यानी कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, और फिर इसी तरह के तक गया है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य जो है आते हैं। जब हम अल्फाबेट के क्रम में देखेंगे तो ए नंबर 1 पे आएगा और के आएगा 11 नंबर पे। संविधान में इनमें से किसी भी कर्तव्य के उल्लंघन पर इन्हें लागू करने, इन्हें रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इसलिए इसकी आलोचना भी होती है। वो हमारा यहाँ पर मुख्य बिंदु नहीं है। हमें यहाँ पर
मौलिक कर्तव्य को समझना है। तो क्योंकि इन्हें लागू करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इस वजह से इसकी आलोचना होती रहती है मौलिक कर्तव्यों की। जो संविधानविद रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान रखने वाले, जो नॉलेजेबल पर्सन हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को, जो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो जो समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को भी जो है समझा कि कोई प्रावधान ऐसा होना चाहिए जो इनको थोड़ा मजबूती प्रदान करे, क्योंकि अभी इनके लिए, इनके उल्लंघन पर कोई प्रावधान, इन्हें रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो आइए हम समझते हैं अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। भारत जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो अनुच्छेद 51 कैपिटल ए के अंतर्गत स्मॉल ए, तो इसको हम क्रम से बोलेंगे, आप ये आर्टिकल देख लीजिएगा। तो संविधान का जो हमारा पहला आर्टिकल होगा वो होगा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो हमारा पहला कर्तव्य है, वो सबसे पहला कर्तव्य अपने संविधान का पालन करें। क्यों? क्योंकि संविधान से ही तो हमारा देश चल रहा है। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसका आधार तो संविधान है, तो हमें संविधान का तो पालन करना अनिवार्य ही है। साथ ही उसके आदर्श संस्थाएं जो हैं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। आज भी विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं, विभिन्न प्रकार, जैसे कि विशेषकर जो हमारे राष्ट्रीय फेस्टिवल हैं, वहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगान होता है और उसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो हमें ये हमारा मूल कर्तव्य भी है और ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में भी दिखता है। दूसरा आर्टिकल यानी कि दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हमारे उच्च आदर्श है उनको हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की और तीसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो यहाँ से प्रश्न इस बार भी आया है और यहाँ से प्रश्न जो है लगभग हर बार आ चुका है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है उसको हमें जो है समझना है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और उस हिसाब से हमें क्या करना है, चीज़ों को एनालाइज करना है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। ये इस बार के एग्जाम में आया है, जून 2024 के एग्जाम में। ठीक है, इन्हीं किन्हीं शब्दों को हमें वहाँ पे चुनना था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो लगातार ट्रेंड जो है ये चल रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य है यहाँ से एक प्रश्न, दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस बार डिफरेंट लेवल में पूछा है। लास्ट बार जो पूछा था वो 3-4 आर्टिकल दे दिए गए थे, कर्तव्य दे दिए गए थे आर्टिकल इस कर्तव्य के, और इसमें पूछा गया था कौन सा कर्तव्य नहीं है। इस बार एक एक पूरा कर्तव्य दिया गया और उसके अंदर की चीजें पूछी गई हैं, तो आप समझ सकते हैं इसकी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो चौथा कर्तव्य है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही हमें ये भी देखना है कि जो हमारा पांचवा कर्तव्य है वो क्या कहता है। वो कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इस पॉइंट को विशेष हमें जो है नोटिस करना है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार इसी से संबंधित प्रश्न भी आ जाए। हमारा अगला कर्तव्य होगा जो जिसे हम 6 क्रम में रख सकते हैं, जिसे हम आर्टिकल कैपिटल 15 कैपिटल ए के अंतर्गत, स्मॉल एफ के अंतर्गत इसको देखते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, उसका परिरक्षण करें, उसका महत्व समझें। और साथ ही हमारा अगला कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि प्रकृति के बारे में भी जो मौलिक कर्तव्य है वो हमें बताते हैं कि हमारा मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भी है, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव है, और उसका संवर्धन भी करना है, न केवल रक्षा करना है, उसका संवर्धन भी करना है। हाल ही में एक जो प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया है, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, तो ये कैंपेन भी लॉन्च किया गया है जो कि हमारी प्राकृतिक पर्यावरण का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसकी रक्षा से संबंधित, उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने के तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है हमें अंधविश्वासों
से ज़्यादा काम नहीं लेना है, हमें वैज्ञानिक अप्रोच रखनी है। ठीक है जी, कोई कुछ कहे तो उसे हमें एनालाइज करना है, समझना है, सोचना है, अंधविश्वास के तौर पे नहीं मान लेना है। ठीक है, और मानववाद को हमें प्राथमिकता देनी है, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेल से यात्रा करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप देखते होंगे कि कई बार लोग जो है रेलवे के टॉयलेट के जो अंदर वो होते हैं, शीशे हैं या उसके अंदर जो डिब्बे होते हैं उसको भी चुरा लाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीजें लिख के आ जाते हैं। तो वो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी हमें रक्षा करना है, उसमें चुराना नहीं है। ठीक है, और हिंसा से दूर रहें, पशु पक्षी या विभिन्न प्रकार की जो हिंसाएं होती हैं उनसे दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति में हमारे विभिन्न प्रकार की बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, पार्क, सड़कें, इन सबको, पेड़ पौधे भी एक हिसाब से हमारे सार्वजनिक संपत्ति ही होते हैं। तो सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे हैं वो सार्वजनिक संपत्ति ही एक हिसाब से है, हमें सबकी रक्षा करनी है। और जिसके बारे में हमने भी ऊपर प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत डिस्कस भी किया। तो सार्वजनिक संपत्ति सिंपली आप जो है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है? सुरक्षित रखना है, हिंसा से दूर रहना है। इसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ेगा और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को वो छू सकेगा। तो ये हमारा 10वां कर्तव्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला कर्तव्य है वो है अनुच्छेद 51 का, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें दो तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो इसमें जो एज की बात की गई है वो 6 से 14 वर्ष की बात की गई है। ठीक है, इसका जो संविधान संशोधन का क्रम है वो 86वां है, और जो जिस ईयर में हुआ है वो 2002 है। अक्सर एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको ये दे दिया जाए कि 86वां संविधान संशोधन 2004, 86वां संविधान संशोधन 2008, 86वां संविधान संशोधन 2010। तो इस चीज को याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है वो 2002 में है। ठीक है, कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए इस कर्तव्य को देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक जो माता पिता अभिभावक है, उनका ये कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बीच के जो उनके बालक हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। 86वें संविधान 2002 द्वारा भी जुड़ा गया। इससे पहले 2001 में आपने नोटिस किया होगा, एक अभियान आया था, सर्व शिक्षा अभियान। तो उसके बाद ये जो है कर्तव्य आया, तो ये उसकी मजबूती को भी, उस अभियान की मजबूती को भी दर्शाता है। तो जब हमने अपने कर्तव्य के बारे में जान लिया तो हमें उनसे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी समझनी है। सबसे पहली बात है, ये नागरिकों को मूल अधिकारों का प्रयोग करते समय, जो नागरिक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो उनका प्रयोग करते समय देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है कि भाई, केवल आपको अधिकारों का प्रयोग ही नहीं करना है, आपके कुछ कर्तव्य भी है देश के प्रति। ठीक है, और देश के प्रति जो कर्तव्य है उनको भी ये क्या करता है? याद दिलाता है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ये बात ध्यान रखें। कभी भी रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन संदर्भ में प्रश्न आ सकता है, कथन निष्कर्ष के संदर्भ में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए ये कर्तव्य नहीं है। राज्य की नीति निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी कि हमने पहले ही बताया कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम इनके लिए जो है न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे कि हमारे मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है, इनका उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32, 32 के तहत, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो हमें इस चीज को याद रखना है। इससे संबंधित और जो घटनाक्रम है आइए उसको भी समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रश्न मौलिक कर्तव्य से संबंधित आए तो वो आपसे मिस न हो। 1999 में 1999 में नियुक्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति को कुछ कर्तव्यों की कार्यान्वयन हेतु कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान करनी थी। और इस समिति ने विभिन्न प्रकार के प्रावधानों की पहचान की, जिनमें यहाँ पे सारे मैंने मेंशन नहीं किए हैं, जो इम्पोर्टेंट एक दो लगे उनको मैंने मेंशन किया है। तो जिनमें सबसे प्रमुख प्रावधान था राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जो भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान,
राष्ट्रीय प्रतीक के अनादर या अपमान पर रोक लगाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। और जो है वर्मा समिति कब आई? 1999 में। इसे आपको याद रखना है। अभी मैं कुछ और इम्पोर्टेंट मेंशन चीज़ें बताऊंगा, मेंशन करूंगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने विगत कुछ समय में, कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार की बातें कही हैं, ये देख लेते हैं। तो रंगनाथ मिश्रा वाद 2003 में आया था। इसमें कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। इससे पहले एक जो है केस आया था, एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में। इसमें कहा गया कि मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी पढ़ा कि दोनों आपस में कोरिलेटिव हैं और अविभाज्य हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर क्या कहा गया कि नहीं भाई, उतना तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण भी हैं। तो इस चीज को भाई ध्यान रखना है आपको। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन लागू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें भाग 4A में कर्तव्यों के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है। और तो यहाँ पर बताया गया कि मूल कर्तव्यों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पहले ही संविधान के भाग 3 में कुछ निबंधनों के रूप में थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से पहले ही ये भाग 3 में थे, और फिर भाग 4A में इन्हें प्रत्यक्ष रूप से जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में रखा गया। तो आपको इसमें जो आज की हमारी क्लास है, इसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। जिसमें से एक है 1999 में जो वर्मा समिति आई है, जो है ये कब आई है, किससे संबंधित है, इसको याद रखना है। और जो हमारा 11वां नंबर का कर्तव्य है, हमें उसे याद रखना है। वहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, हमें सभी को समझना है, सभी याद रखना है, लेकिन विशेष तौर पर जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उनको समझना है। ठीक है। जैसे कि हमारा जो अनुच्छेद 51A(c) है, इस बार प्रश्न आया था। और इसी प्रकार अगर आपको सारे नहीं याद करने हैं तो आप बीच बीच के 3 4 5 जितने भी आप याद कर सकते हैं याद कर लें। इससे आप परीक्षा में एलिमिनेशन मेथड से जो है उत्तर को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और इसके बैकग्राउंड पे जो हमने चर्चा की, 42वां संविधान संशोधन 1976, जापानी मॉडल रूस से लिए गए हैं, ये सब आपको याद करना है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और आपके जो रिस्पॉन्स होंगे वो हमारे लिए जो है बहुत हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो है अपने कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।